हेलो बच्चों, नमस्कार आप सबको। स्वागत है आपका फिर से। तो मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी 12th क्लास के लिए वो मैंने सिलेबस के ऊपर बनाई थी, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए जो अभी मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, हिंदी मीडियम भी कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने सिलेबस बनाया था, ठीक है। मास डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके अंदर मैंने बताया था, तो वो वीडियो सब बच्चों ने देख लिया होगा, ठीक है। उसके अंदर जो फर्स्ट जो चैप्टर था अपना था ठोस अवस्था। पहला जो चैप्टर था वो कौन था? ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट था। मैंने बताया था कि उसके अंदर जो गैस और द्रव स्टेट है वो हम 11th क्लास के अंदर पढ़ लेते हैं। तो अब जो हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। तो जिन भी बच्चों ने वीडियो देखी है पुरानी वाली, वो उनको पता है कि हम क्या चीज़ को फॉलो करने वाले। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मतलब मैं पहले तुम्हें सॉलिड स्टेट के बारे में पूरा बताने वाली हूँ। तो मेरी जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप लोग रेगुलर रहिए, रोज क्लासेस देखिए और नोट्स भी टाइम पे बनाइए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था से, मतलब सॉलिड स्टेट क्या होती है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। देखो, तुम्हें सुना तो होगा सॉलिड स्टेट, ठोस क्या होता है। ठोस मतलब जैसे ये मार्कर है, मार्कर क्या है? ठोस है। ठोस है ना ये मार्कर, ठोस ही तो है, सॉलिड ही तो है। मतलब इसको ये कोई द्रव थोड़ी है, कोई बह थोड़ी रहा है, या फिर कोई गैस थोड़ी है जो उड़ जाएगी। तो ऐसे क्या होती है, उस ठोस अवस्था के बारे में ही हमें पढ़ना है यहाँ पर, कि कोई चीज ठोस होती है वो किस तरीके से ठोस है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से क्या होता है वो ठोस होता है, ठीक है। तो जैसे सॉलिड के बारे में तो हर कोई, जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं पदार्थ की वैसे 5 अवस्थाएं होती है, पर 3 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तीसरी अवस्था कौन है? सॉलिड स्टेट है। 2 अवस्थाएं गैस और द्रव, तीसरी अवस्था है ठोस, ठीक है, सॉलिड। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस है, द्रव है और गैस है, ठीक है। द्रव का मतलब लिक्विड, जैसे कि क्या होता है? पानी, ठीक है, दूध, ये सब चीजें क्या है? द्रव है, द्रव अवस्था में होते हैं वो। उसके अलावा गैस है, जैसे कोई भी गैस होती है जिसको हम भर के रखते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं ना, नाइट्रोजन गैस होती है, O2 गैस होती है, N2 गैस होती है, तो ये सारी गैसेज होती हैं। सॉलिड का जैसे कोई एग्जांपल लेंगे तो एवरीथिंग इज, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सॉलिड, लाइक वुड, लकड़ी हो गई, ठीक है। जैसे ये मार्कर ही ले लो, ठीक है, ये बोर्ड ले लो, तो ये सारी चीजें हैं क्या यहाँ पर? सॉलिड है। तो अभी समझ में आया होगा इसको देख करके सॉलिड क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होती है। जैसे मैंने बोल दिया सॉलिड, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से थोड़ा इसको क्लासिफाई करके पढ़ लेते हैं। आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रही हूँ। सॉलिड जब हम स्टार्ट करने वाले तो पहले हम जान लेते हैं सॉलिड क्या है और द्रव और गैस भी क्या होती है। उसके बाद में हम इसको आज इंट्रोडक्टरी पार्ट बना रहे हैं, एक तरीके से थोड़ा सा रिविजन वर्क लेकर के। बाद में हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम इसके अलग अलग टाइप्स देखने वाले हैं, किस तरीके के सॉलिड होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनकी ज्यामितियां होती हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होती हैं, इनकी ज्योमेट्रीज कैसी होती हैं। वो स्पेशल पार्ट है इस चैप्टर का, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप देखना इस चैप्टर को, बहुत बढ़िया लगेगा। तो देखो 3 इसकी स्टेट्स होती हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं, हिंदी में चल रहा है। पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। फर्स्ट मैंने बोल दिया ठोस है, ठीक है। दूसरा मैंने बोल दिया द्रव है और तीसरा कौन है? गैस है। तो ठोस कौन होते हैं? ठोस का आकार, इसके बारे में देखो, एक जो चीजें हम बचपन से पढ़ते हैं पहले वो रिवीजन में ले लेते हैं। आकार की इनकी बात होगी तो इनकी आकार, आयतन, ठीक है, क्या होता है इनका? निश्चित होता है, निश्चित होता है। देखो आकार आयतन निश्चित होता है, आकृति भी बोलते हैं, आकार आयतन आकृति भी बोल देते हैं, मतलब शेप, साइज और वॉल्यूम क्या होता है इनका? हमेशा फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। कैसे? देखो ये है मार्कर है, इसका क्या आकार बना हुआ है, ठीक है, क्या इसकी आकृति है और कितना इसका आयतन है, वॉल्यूम क्या है इसका, वो निश्चित है। क्या मैं इसको बदल सकती हूँ? मैं इसको नहीं बदल सकती हूँ। हम इसको डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हम इसको बदल सकते हैं, इसको खींचने से, इसको पीटने से, ये कुछ भी अपने आयतन के अंदर चेंज नहीं करने वाला है। जैसे पत्थर होता है, पत्थर ठोस होता है ना, ठीक है, ठोस अवस्था का एक एग्जाम्पल हो गया। पत्थर अपने आप में क्या होता है? ठोस होता है। लकड़ी होती है, वुड है, अपनी लकड़ी है, तो लकड़ी क्या होती है? एक ठोस की तरह बिहेव करती है। कैसे? ये ठोस क्यों होते हैं? उसका एक रीजन होता है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, एकदम टाइटली क्या होते हैं? वो पैक्ड होते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। मतलब इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं या इनके जो कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है, ओके, वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है।
इसीलिए ये क्या होते हैं, इनके आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं, एक कण, एक पार्टिकल क्या करता है, दूसरे पार्टिकल को बहुत ही टाइट बॉन्ड बल के साथ में, बहुत ही टाइट फोर्स के साथ में दूसरे को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ये मेरे दोनों हाथ हैं, बोलो मान लो ये दोनों सॉलिड है, तो इन दोनों के पार्टिकल एक दूसरे के पार्टिकल को इतना टाइटली पकड़ के रखेंगे कि ये इनको अलग करना मुश्किल रहेगा, और ये एक दूसरे से इतना टाइटली जुड़े हुए रहेंगे कि हम एक शेप का निर्माण कर लेंगे। तो यही क्या होता है, सॉलिड स्टेट होती है। तो इनके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। इनका आयतन और आकार निश्चित होता है, या अब इनके आकार को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये बात करते हैं द्रव की। तो जैसे देखो द्रव के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसके जो दूसरे स्टेट है द्रव का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि होता है दूध होता है, पानी होता है, ये सब चीजें क्या है, द्रव है। द्रव कैसे हैं, तो इनके बारे में द्रव कैसे, जैसे आप सबको पता है द्रव के रूप में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने एक ग्लास ले लिया, ठीक है, उस ग्लास के अंदर मैंने इसमें पानी भर दिया, ठीक है। तो जितना मैंने बोल दिया, मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया है, ठीक है, 1 लीटर वाटर लिया है। 1 लीटर वाटर को इस ग्लास के अंदर डाल दिया। अब इसी 1 लीटर वाटर को मैंने किसी एक बोतल के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे देखो, एक ग्लास वाटर के अंदर जितना पानी था, एक ग्लास के अंदर जितना पानी था उतना ही पानी मैंने किस में डाला, एक बोतल के अंदर डाल दिया। ये सेम 1 लीटर वाटर मैंने बोतल के अंदर डाल दिया। तो यहां से तुम क्या समझ रहे हो कि जो वाटर हमने 1 लीटर लिया है वो क्या है, इसका यहाँ पर वॉल्यूम है, यानी उसका आयतन है। ये 1 लीटर क्या है, यहाँ पर इसका आयतन है। मतलब 1 लीटर पानी अगर हमने लिया है तो वही 1 लीटर पानी हमने किस में, बोतल में डाल दिया। इससे क्या पता चला कि जितना 1 लीटर उसका पानी का आयतन था उतना ही 1 लीटर जब हमने उसको बोतल में डाला तब भी वो बना हुआ था। बट यहाँ पर ग्लास के अंदर जब पानी था तो उसने ग्लास की शेप ले रखी थी, पर जब हमने उस पानी को बोतल के अंदर डाला तो उसने बोतल की शेप ले ली। तो इस चीज से क्या पता चलता है कि जो इनकी आकार या आकृति जो होती है वो तो क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो गई, वो तो बदलती रहेगी। मतलब जैसे जैसे आप बर्तन बदलते जाओगे, जैसे जैसे आप पात्र बदलते जाओगे, कंटेनर बदलते जाओगे, वैसे वैसे क्या होती जाएगी, इसकी आकृति बदलती जाएगी। यानी आकृति तो क्या हो गई, इसकी अनिश्चित हो गई, ठीक है। और आयतन की जब बात करते हैं, जितना 1 लीटर पानी मैंने इसमें लिया उतना ही पानी मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें आयतन जो होता है वो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपने बचपन से पढ़ते आए हो, फिर भी अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और बता देती हूँ। चलो कि जैसे मैंने बोल दिया, मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है। अब पानी की एक देखो, द्रव की क्या विशेषताएं होती हैं। द्रव क्या होता है, आकार और आकृति में अनिश्चित होता है, मतलब ये आकार आकृति को बदलता रहता है, और आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है। अब आकार आकृति आयतन इन सबको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पानी का। मैंने बोल दिया एक ग्लास ले लिया, ठीक है, 1 लीटर पानी मैंने उसके अंदर ले लिया। तो जैसे मैंने उस ग्लास के अंदर पानी को डाला तो पूरा पानी उसमें भरा, तो उसने पानी की शेप ले ली ना, जितना भी पानी था उसने उस ग्लास की शेप ले ली। अब उतना जितना पानी उस ग्लास के अंदर था, तो इससे क्या पता चला कि ग्लास के शेप के अंदर जितना पानी है उस शेप का भरा हुआ, उस आकृति का ले लिया उसने। अब 1 लीटर पानी है, अब उस 1 लीटर पानी को मैंने ट्रांसफर कर दिया बोतल के अंदर। एक बोतल ले ली और मैंने उस बोतल में उस पानी को ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर वो जो पानी को ट्रांसफर किया उसकी मात्रा कितनी है, 1 लीटर है। तो जब बोतल में डाला तब भी पानी कितना है, 1 लीटर ही है, वो उसकी मात्रा बदली नहीं है। पानी तो उतना ही है, पानी तो बढ़ा ही नहीं, मैंने वो पानी थोड़ा ना ऐड किया, उतना ही पानी लिया जितना ग्लास में था, उसी को मैंने किस में भर दिया, बोतल में भर दिया। पर अब जो आकार उस पानी ने ग्लास के अंदर ले रखा था, बोतल में जाते क्या हो गया, उसका आकार चेंज हो गया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि आकार और आकृति द्रव बदलते रहते हैं, अनिश्चित होती है उनकी, और पर आयतन होता है वो निश्चित होता है। भाई जितना लिया उतना ही आगे ट्रांसफर होता है, वो आगे कम या ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है, आकार आकृति निश्चित अनिश्चित होता है इसका, और आयतन जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसके जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से होता है, ये चलो बाद में बात करते हैं। उसके बाद में से इसके अंदर आती है तो गैस होती है। तो गैस तो क्या होती है, किसी कंटेनर के अंदर भरी हुई है, तो ये गैस किसी की शेप ले ली, किसी के अंदर पूरी भर जाएगी, पूरे उस कंटेनर के अंदर ये भर जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल के बारे में। ओके, तो जो सॉलिड होते हैं उनमें आकर्षण बल क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इनके आकर्षण बल अधिक होते हैं, तभी इनके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास चिपके हुए होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक जटिल संरचना बना लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या किसका निर्माण होता है, सॉलिड का होता है। और जो द्रव होते हैं उनके आकर्षण बल इनके कंपेरेटिवली कम होते हैं, पर इनके कंपैरिजन में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, जिनके आकर्षण बल होते हैं
इनके जो आकर्षण बल होते हैं इनसे कम होते हैं और इनसे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और ये बहुत फैले हुए रहते हैं ऐसे, इनके बीच कोई आकर्षण बल ही नहीं होता। इसके कण इस तरीके से फैले हुए रहते हैं पात्र के अंदर, और ये थोड़े पास पास रहते हैं, पर इनके अंदर क्या होता है, इंटरस्टेशियल स्पेस प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, आकर्षण बल तो होता है, बट इसके साथ साथ इसमें स्पेस भी प्रेजेंट होता है, खाली स्थान भी प्रेजेंट होता है इसके पार्टिकल्स के बीच में। और इनमें कोई खाली स्थान प्रेजेंट नहीं होता, इनमें खाली स्थान होता है, इनमें तो बहुत ज्यादा इंटरस्टेशियल स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बेसिक नॉलेज, इसको थोड़ा सा फंक्शन ढंग से बता देती हूँ। मुझे लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ शायद वो भी आप समझ नहीं रहे, तो मैं इसकी क्या करती हूँ, इसकी टेबल बना देती हूँ पूरी, और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है ठोस की, द्रव की, गैस की, उनके बारे में बता देती हूँ, ताकि आगे जब आपको पता हो कि ठोस एक्चुअली उसको तुम अलग कर पाओ द्रव और गैस से, ताकि जब हम इसके अलग अलग टाइप्स के क्रिस्टलाइन, अमोर्फस, इन सब के बारे में बात करेंगे तो इन सब चीजों को तुम डिफरेंशिएट कर सको ओनली ठोस के अकॉर्डिंग, द्रव और गैस में घुसने की कोशिश ना करो। ठीक है, तो अभी तो ये देख लिया, चलो मैं उसकी टेबल बना देती हूँ एक बार। तो अब देखो यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये सारी चीजें हम इसमें चेक करने वाले हैं। ठोस, द्रव, गैस, तीन कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया है। ठोस क्या होते हैं, जिनका आकार आकृति निश्चित ज्यामिति होती है इनकी। ठीक है, इनकी क्या होती है, पात्र की आकृति ले लेते हैं, ये पात्र की आकृति ले लेंगे, जिस भी पात्र में इसको डालेंगे उसकी आकृति ले लेंगे, और फिर इन द कंटेनर जो भी हम पात्र लेंगे उसमें पूरे में ही फिल हो जाएंगे, भर जाएंगे, उसमें फैल जाएंगे पूरा फैल करके। फिर दूसरा पॉइंट लिया मैंने अंतर आणविक बल का। अंतराणविक बल क्या होता है, अणु के मध्य लगने वाला बल। अंतराणविक बल जैसे कि मैं अभी बता रही थी, इस तरीके से जितने भी कण होते हैं, जितने भी पार्टिकल होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही अच्छे बल के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए क्या किसका निर्माण करते हैं, ठोस का निर्माण करते हैं। तो इनके बीच में, इन पार्टिकल्स, इन कणों के बीच में, इन अणुओं के बीच में जो बल लगता है उस बल को हम क्या बोलते हैं, अंतराणविक बल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, इसमें अंतराणविक बल ठोस में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब द्रव की बात करते हैं तो द्रव में थोड़ा मध्यम होता है, इनमें अंतराणविक बल इनके अकॉर्डिंग कम होता है। ठीक है, इनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इतने टाइटली एक दूसरे के कण को पकड़ के नहीं रहते हैं ये। ठीक है, ये इस तरीके से होंगे। फिर हम बात करते हैं गैस की। तो गैस में जो होते हैं अंतराणविक बल बहुत ही कम लगते हैं या फिर होते ही नहीं है। उसके जितने भी पार्टिकल, जैसे इसमें लिखा है ना फिल इन द कंटेनर, मतलब उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और पूरे कंटेनर में फिल हो जाते हैं, उनमें कोई आकर्षण बल काम में नहीं करता है। ठीक है, ये होगा दूसरे पॉइंट की बात, मुझे लगता है अब समझ में भी आ रहा है। अब है डेंसिटी यानी घनत्व की बात करते हैं, इनका घनत्व क्या होता है। तो इनका घनत्व जो होता है, इनका घनत्व उच्च होता है, ठीक है, और इनका घनत्व कम होता है, और इनका बहुत ही कम हो जाता है। अब इनका घनत्व उच्च मतलब ठोस का घनत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो द्रव का घनत्व उससे कम हो गया, और तो गैस का तो जैसे घनत्व होगा ही नहीं कोई। उसके बाद में बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, यानी संपीड्यता क्या होती है। तो कंप्रेस्ड हम किसको करते हैं, तो कंप्रेस यानी संपीड्यता क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है जैसे कोई गैस है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है ठंडा कर देने एक तरीके से। जैसे गैस है, कंटेनर में गैस भर रखा है और उसको अब हमें सॉलिड स्टेट में चेंज करना है, तो हम उस गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, मतलब उसको एकदम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, छोटा कर देते हैं। कंप्रेस करके मतलब दबा करके छोटा कर देते हैं। वो क्या होता है, संपीड्यता होती है, ताकि जो गैस होती है उनको किस स्टेट में मिले, सॉलिड स्टेट में मिल जाए या लिक्विड स्टेट में मिल जाए, तो उसको बोलते हैं संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी जो मिलती है वो सबसे ज्यादा गैसेज में मिलती है और सबसे कम ठोस में मिलेगी, और बीच में जो मिलेगी वो द्रव में मिलेगी। तो कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता, ये तो बिल्कुल असंपीड्य होता है, इनको तो हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते, सॉलिड को तो दबा करके कम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्रव होता है उसमें कम होती है, और सबसे ज्यादा संपीड्यता किसमें होती है, गैसेस में होती है। क्या होता है, कंटेनर्स में गैस भरी होती है और वहां पे हम कंप्रेसिबिलिटी यानी उनकी संपीड्यता करके एक गैस को द्रव में या ठोस में बदल सकते हैं। मतलब एक तरीके से कंप्रेसिबिलिटी का मतलब तुम निकालना चाहो तो ठंडा कर देना होता है। किसी गैस को हम जब ठंडा कर देंगे, जैसे वेपर होती है, वाष्प होती है, ठीक है, वाष्प गैस किसी कंटेनर के अंदर भरी हुई है, तो हम जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये किसमें, वाटर में, पानी में बदलेगी, और पानी को और कंप्रेस कर देंगे तो किसमें, बर्फ में बदल जाएगी। समझ गए। तो एक तरीके से ठंडा कर देना, ताकि जो भी बिखरे हुए पार्टिकल्स है ठंडे में पास आते जाएं और पास आते जाएं। ये इसकी प्रोसेस होना, इस तरीके से इसको कंप्रेस किया हमने किसी चीज को, और वो कंप्रेस करके ऐसा बदल गया, फिर ऐसा बदल गया। ये होती है संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। उसके बाद में तरलता यानी फ्लूइडिटी यानी बहने का गुण, कौन बह सकते हैं। तो सॉलिड का तो पता ही है, सॉलिड तो स्टेबल होते हैं, अपनी जगह पे अटके रहते हैं, उनको कोई उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा तो ही जाते हैं, वो बहने की उनमें कोई प्रवृत्ति होती नहीं है। तो कौन बह सकता है, द्रव बह सकता है, यानी लिक्विड में बहने की प्रवृत्ति होती है तो कौन बह सकते हैं, द्रव बह सकते हैं। और गैसेज भी क्या होती है, वो भी बहती है। वो कंटेनर में भरी हुई है तो क्या करेंगी, बहती ही हो जाएंगी ना, उड़ती रहेंगी, वो उनके क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने बोल दिया कि मैंने यहाँ पे इस रूम में कोई वो भर दी है,
गैस भर दी है, तो गैस क्या करेगी, वो एक कॉर्नर में नहीं अटकेगी, चारों तरफ चली जाएगी। सॉलिड यहाँ पर रखा तो यहीं पे रखा रह जाएगा, जैसे बोर्ड यहीं पे रखा तो यहीं रखा रहेगा जब तक मैं इसको हिलाऊंगी नहीं। जैसे पानी मैंने बिखेर दिया तो पानी भी क्या करेगा, बहेगा, यहाँ से मैंने बिखेरा तो आगे तक चला जाएगा। और ऐसे गैस क्या होगी, अगर मैंने यहाँ पे इसको खुला छोड़ दिया तो पूरे रूम में बह जाएगी वो। तो इस तरीके से क्या होता है, इनमें बहने का गुण होता है, ठीक है। उसके बाद में डिफ्यूजन है विसरण। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूज होना, मतलब टूट जाना, मतलब पार्टिकल्स का डिवाइड हो जाना, टूट जाना। जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स कण है एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो डिफ्यूजन का गुण किस में ज्यादा होगा, तो इसमें जो डिफ्यूजन होता है बहुत ही धीरे होता है। इसमें धीरे क्यों होता है सॉलिड के अंदर, क्योंकि इनमें कौन सी ये जो आकर्षण बल होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनको विसरण के लिए, डिफ्यूजन के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आकर्षण बल की ज्यादा होती है, इस वजह से इनमें जो विसरण की प्रोसेस होती है वो धीरे होती है। और इनमें भी क्या होता है, द्रव है तो उसमें विसरण हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, उनमें अंतराण्विक बल भी कम होते हैं, उनके इंटरस्टेशियल स्पेसेस भी ज्यादा होते हैं। और इसमें तो क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा, क्योंकि वो पहले से पूरे कमरे के अंदर बिखरी हुई है, तो आप उनको और विस्तृत करवा सकते हो और उनको आप आगे आगे उसका विसरण करवा सकते हो, डिफ्यूजन करवा सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक नॉलेज द्रव, ठोस और गैस के बारे में। बताने का मेन रीजन ये है कि 12th क्लास है, बोर्ड क्लास है, कैसा भी पेपर बन जाता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और कैसे भी पूछ लिया जाता है, तो उस टाइम पे आप बहाना नहीं लगा सकते हो कि तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, तुम्हारे ही सिलेबस का है, डिपेंड तुम पे करता है कि तुमने पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ठोस की परिभाषा के बारे में, ठीक है। ये कॉपी कर लो, लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना तो पड़ेगा आपको सारा। सॉलिड की परिभाषा के बारे में बात करें, मतलब ठोस अवस्था की परिभाषा के बारे में बात करें, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उनका आकार व आयतन, ठीक है, निश्चित होता है, वो कौन होता है, ठोस होता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने अभी आपको कंपेयर करके बताया है द्रव से, गैस से, कि कैसे ठोस, कैसे आकार और आयतन में निश्चित होते हैं और कैसे बाकी के लोग निश्चित नहीं होते हैं। तो यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, वो बेसिक नॉलेज था तुम्हारा, तो यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट कर देना एज ए 12th। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उनका आकार व आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अभी बताया था उनका आकार और आयतन कैसे निश्चित होता है। अब जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मेनली दो प्रकार के होते हैं, जिनको हम आगे तुम्हारे सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जो एक होता है वो होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बचपन से ही पढ़ते आते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। 12th में आकर के अभी हम इनका डिटेल पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स, ज्योमेट्रीज जानेंगे। तो यहाँ पर देखो ठोस जो होता है जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। इसकी और भी प्रॉपर्टीज है जो मैंने बताई है, वो भी आप इसके डेफिनेशन के अंदर ऐड कर सकते हो, घनत्व वाली, फ्लूइडिटी वाली, सारी कर सकते हो। उसके अलावा ठोस पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ये जो इसके प्रकार है, इनके बारे में कल एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगी मैं, इनके पूरा हम उसको क्या करेंगे, तुलना करते हुए, अंतर निकालते हुए हम इनका अच्छे से काम करेंगे। तो कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर देना, क्योंकि अगर करोगे तो सॉलिड स्टेट, अगर कल आप क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन नहीं पढ़ पाओगे तो आगे के पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं सॉलिड में। ये दो चीजें समझोगे तभी आप सॉलिड पे आगे काम कर पाओगे। तो ठीक है, कल हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, और आपके जितने भी फ्रेंड्स जो 12th क्लास के अंदर उनको प्लीज आप ये चीजें नोटिफाई करवाओ, आप उनको बता दो कि ऐसे क्लासेस स्टार्ट है। मैं कंटिन्यू क्लासेस करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और आगे से कंटिन्यू रहेंगी। और आपको जो फॉलो करना है वो ये कि कॉपी और पेन लेके बैठना है, नोट्स साथ के साथ बनाते चलना है, ठीक है। थैंक यू।